ज्यादातर लोग जो अभी एक लोकल एआई मशीन खरीदने जा रहे हैं, वो गलत भावना के साथ खरीदारी कर रहे हैं। वो ईर्ष्या से खरीद रहे हैं। वो एक छोटा सा एनवीडिया बॉक्स देखते हैं और एक पॉकेट डेटा सेंटर की कल्पना कर लेते हैं। वो स्ट्रिक्स हेलो के बारे में सुनते हैं और एक मैक किलर की कल्पना कर लेते हैं। वो M5 की अफवाहें सुनते हैं और उस एक परफेक्ट फ्यूचर रिफ्रेश की कल्पना कर लेते हैं जो हर फैसले को स्पष्ट कर देगा। लेकिन अगर तुम पहले से मैकओएस पर रहते हो, पहले से 2 मैक्स के मालिक हो और चाहते हो कि एक मशीन तुम अगले कुछ सालों में असल में मजे से इस्तेमाल करो, तो सच्चा सवाल ये नहीं है कि कौन सी डिवाइस लॉन्च डे पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिखती है। सच्चा सवाल ये है कि कौन सी मशीन सबसे कम पछतावे के साथ सबसे ज्यादा क्षमता जोड़ती है। मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ। और ये है ओपन क्लो डेली। आज एक स्पेशल सिंगल टॉपिक बायर गाइड है। हम 6 हेडलाइन नहीं कर रहे। हम एक ही प्रैक्टिकल सवाल का जवाब दे रहे। अगर तुम एक मैक फर्स्ट पर्सन हो और चाहते हो कि एक सीरियस लोकल एआई मशीन, तो तुम्हें असल में क्या खरीदना चाहिए? और हम ये कर रहे हैं उन्हीं बक्सों के आसपास जिनके बारे में लोग बार बार पूछ रहे हैं। एनवीडिया DGX स्पार्क, बहुत बड़ा DGX स्टेशन और व्यापक थोर क्लास डेस्क साइड फैंटेसी। AMD के स्ट्रिक्स हेलो क्लास सिस्टम जो राइजन AI मैक्स प्लस 395 के आसपास बने हैं। एप्पल का मौजूदा मैक मिनी और मैक स्टूडियो लाइनअप। और फिर उस सवाल पर जो सबके ऊपर लटका हुआ है कि क्या M5 डेस्कटॉप रिफ्रेश का इंतजार करना स्मार्ट मूव है या सिर्फ फैसला लेने से बचने का एक और तरीका। सबसे पहले की अहम बात यह है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एआई कंप्यूटर क्या है वाला एपिसोड नहीं है। ये एक बायर एपिसोड है उस व्यक्ति के लिए जो पहले से हर दिन मैक्स इस्तेमाल करता है, शायद पहले से 2 के मालिक हैं, और नहीं चाहता कि एक ऐसी मशीन गलती से खरीद ले जो तकनीकी रूप से रोमांचक है और प्रैक्टिकली परेशान करने वाली है। क्योंकि वो जाल है। बहुत सारी AI हार्डवेयर डिस्कोर्स अभी भी स्पेकशीट थिएटर से भरी हुई है। एक पेटाइफेलोपी यहाँ, एक विशाल बैंडविड्थ नंबर वहाँ, एक चमकदार प्रोडक्ट फोटो, एक बेंचमार्क चार्ट बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। और फिर लोग $5,000 की खरीदारी करते हैं जैसे वो एक पोकेमोन इवोल्यूशन चुन रहे हों, सॉफ्टवेयर लाइफ नहीं चुन रहे। तो चलो बायर को साफ तौर पर परिभाषित करते हैं। ये एपिसोड उस व्यक्ति के लिए है जिसकी नॉर्मल लाइफ पहले से मैकओएस के जरिए चलती है। लिखना, रिसर्च, कोडिंग, ऑडियो, शायद वीडियो, शायद कुछ क्लाइंट का काम, शायद कुछ डेवलपमेंट, शायद कुछ सीरियस लोकल मॉडल यूज LM स्टूडियो, ओलामा, MLX या अन्य मैक फ्रेंडली टूलिंग के जरिए। एआई मायने रखती है, लेकिन एआई एकमात्र चीज नहीं है जो मशीन को अच्छे से करनी चाहिए। ये मायने रखता है क्योंकि इस व्यक्ति के लिए गलत रिकमेंडेशन अक्सर वो मशीन होती है जो एक बेंचमार्क पर अद्भुत है और बाकी सब पर परेशान करने वाली। बिल्कुल। अगर तुम पहले से 2 मैक्स पर रहते हो तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं खुद को एक नए इकोसिस्टम में धकेल सकता हूँ। सवाल ये है कि मैं क्या नई क्षमता खरीद रहा हूँ और बदले में क्या घर्षण स्वीकार कर रहा हूँ। कभी कभी जवाब हाँ होता है, घर्षण का कोई मूल्य है। अगर तुम्हारे वर्कफ्लो को सच में कूड़ा की जरूरत है तो घर्षण प्रोडक्ट है। लेकिन बहुत से लोगों को सच में कूड़ा की जरूरत नहीं है। उन्हें बड़े इन मेमोरी मॉडल चाहिए, कम फैन शोर, कम सेटअप, बेहतर डे टू डे एर्गोनॉमिक्स और कुछ ऐसा जो फिर भी नॉर्मल प्रीमियम कंप्यूटर जैसा लगे जब वो मॉडल नहीं चला रहे। यही वजह है कि यहाँ मशीन की लिस्ट को ध्यान से फ्रेम करना जरूरी है।
NVIDIA DGX Spark दिलचस्प है क्योंकि ये एक असली NVIDIA लोकल एनवायरनमेंट में सबसे छोटा साफ प्रवेश बिंदु है बिना पार्ट्स से एक लिनक्स टावर बनाए। पब्लिक पिच है कॉम्पैक्ट साइज, कोहेरेंट मेमोरी और नेटिव NVIDIA सॉफ्टवेयर ग्रेविटी। ये रोचक इसलिए नहीं है कि ये छोटी है, बल्कि इसलिए है कि ये छोटी है और नेटिव। फिर DGX स्टेशन है और व्यापक रूप से पूरा क्या हो अगर मेरी डेस्क पर एक डेटा सेंटर एज नोड हो कैटेगरी। वो मशीन फैसिनेटिंग है। ये ज्यादातर इंडिविजुअल्स के लिए सेनेबल बेसलाइन भी नहीं है। ये मुख्य रूप से एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस बातचीत में मौजूद है। ये बताती है कि क्या होता है अगर तुम तय करो कि पावर ड्रॉ, कॉस्ट, एकोस्टिक्स और रीजनेबलनेस अब मायने नहीं रखते। ये उपयोगी कॉन्टेक्स्ट है। ये ज्यादातर लोगों के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए उपयोगी शॉपिंग एडवाइस नहीं। AMD दिलचस्प मिडिल चाइल्ड है। Ryzen AI Max Plus 395, जिस चिप को अभी भी लोग इंस्टिंक्टिवली स्ट्रिक्स हेलो कहते हैं, इसलिए मायने रखती है क्योंकि ये एक अलग फ्यूचर की ओर इशारा करती है। कॉम्पैक्ट X86 सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, पुराने टावर लॉजिक से ज्यादा यूनिफाइड मेमोरी स्टाइल स्टोरी, संभावित रूप से NVIDIA से बेहतर वैल्यू, संभावित रूप से DIY लिनक्स बॉक्स से कम लाइफस्टाइल टैक्स, संभावित रूप से। वो शब्द यहाँ बहुत काम कर रहा है क्योंकि AMD का हार्डवेयर स्टोरी अक्सर AMD की यही डिफ़ॉल्ट AI इकोसिस्टम है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, स्टोरी से आगे रहती है। और फिर एप्पल बस वहां बैठा एप्पल वाला काम कर रहा है। हर AI तर्क को X पर जीतने की कोशिश नहीं कर रहा। सबसे डरावना स्पेक शीट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। बस चुपचाप डेस्कटॉप शिप कर रहा है जिनमें बड़े यूनिफाइड मेमोरी पूल हैं, स्ट्रॉन्ग बैंडविड्थ है और एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है जो एक बार अभ्यस्त होने के बाद छोड़ना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि ये बातचीत बार बार मैक स्टूडियो की ओर मुड़ती रहती है, भले ही एक जोरदार विकल्प सामने आ जाए। मैक बार बार क्या मैं असल में इससे हर दिन रहना चाहूंगा सवाल जीतता रहता है। इस बातचीत में एक और डिवाइस है, भले ही अभी ये अनाउंस्ड प्रोडक्ट नहीं है, और वो है काल्पनिक भविष्य का M5 डेस्कटॉप। वजह कि लोग इसे बार बार ला रहे हैं वो सीधी है। अगर एप्पल डेस्कटॉप लाइन को फिर से आगे बढ़ाता है ज्यादा बैंडविड्थ के साथ, ज्यादा GPU परफॉर्मेंस के साथ और शायद बेहतर मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो इंतजार का तर्क और मजबूत हो जाता है। लेकिन हमें उससे वयस्कों की तरह पेश आना चाहिए। एक अफवाह टाइमिंग को प्रभावित कर सकती है। ये एक्चुअल बाइंग लॉजिक की जगह नहीं ले सकती। तो पूरे एपिसोड का फ्रेम सीधा है। हम नहीं पूछ रहे कि कौन सी मशीन सबसे प्रभावशाली है। हम 4 अधिक बदसूरत और अधिक उपयोगी सवाल पूछ रहे हैं। मशीन फास्ट मेमोरी में कितना मॉडल रख सकती है? उस मेमोरी को कितना बैंडविड्थ मिल रहा है? जिस मशीन को तुम खरीद रहे हो उस पर सॉफ्टवेयर स्टैक कितना अच्छा है? और क्या तुम्हें उस चीज के मालिक होने में अभी भी मजा आएगा जब बेंचमार्क स्क्रीनशॉट तुम्हारे दिमाग से बाहर हो जाएगा? ये वो हिस्सा है जहां लोग आमतौर पर गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि AI हार्डवेयर बातचीत अभी भी लोगों से भरी हुई है जो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लोकल इन्फरेंस गेमिंग जैसा काम करता है। ऐसे नहीं करता। लोकल लार्ज मॉडल वर्क के लिए खरीदारी का हायरार्की अक्सर पहले कैपेसिटी, दूसरा बैंडविड्थ, तीसरा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और रॉ कंप्यूट उसके बाद ही होता है। अगर तुम पारंपरिक GPU कल्चर के अभ्यस्त हो तो ये उल्टा लगता है, लेकिन अगर मॉडल फास्ट मेमोरी में फिट नहीं होता तो तुम्हारा थियोरेटिकल कंप्यूट एडवांटेज एक कहानी बन जाता है जो तुम खुद अपने आप से बताते हो।
और यही वजह है कि मेमोरी रेंज मार्केटिंग एडजेक्टिव्स से ज्यादा मायने रखती हैं। बहुत मोटे तौर पर एक बार जब तुम आधुनिक 4 बिट लोकल इन्फ्रेंस की बात करने लगो, एक 7 या 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल आमतौर पर 4 से 6 गीगाबाइट चाहता है। 14 बिलियन क्लास मॉडल शायद 8 से 12। 32 बिलियन तुम्हें हाई टीन्स या लो 20s में ले जाता है। 70 बिलियन से 51 तक गियर का वर्ग बनने लगता है। और एक बार जब तुम 120 बिलियन या 180 बिलियन क्लास मॉडल में पहुंच जाओ, तो तुम अचानक एक दुनिया में रहने लगते हो जहां 60, 80, 100 या उससे ज्यादा गीगाबाइट फास्ट यूजेबल मेमोरी बहुत मायने रखती है। और वहाँ अहम शब्द है यूजेबल। लोग अक्सर हेडलाइन मेमोरी नंबरों से मूर्ख बन जाते हैं। 128 गीगाबाइट मशीन 128 गीगाबाइट मॉडल वेट्स के लिए उपलब्ध नहीं है। ओएस को कुछ चाहिए, रन टाइम को कुछ चाहिए, केवी कैश को कुछ चाहिए, कॉन्टेक्स्ट लेंथ कुछ खाती है, स्क्रैच बफर्स कुछ खाते हैं, एप्लीकेशंस कुछ खाते हैं। तो जब लोग कहते हैं इस मशीन में एक्स मॉडल के लिए काफी मेमोरी है, वो आम तौर पर मतलब ये होता है कि अगर क्वांटाइजेशन, रन टाइम, कॉन्टेक्स्ट साइज और ओवरहेड सब अनुकूल तरीके से मेल खाते हैं, तो ये मशीन उस मॉडल को होस्ट कर सकती है। यही बैंडविड्थ इतना मायने रखती है। एक बार मॉडल फिट हो गया तो अगला सवाल यह है कि सिस्टम उसे कितनी तेजी से फीड कर सकता है। यहीं पर यूनिफाइड मेमोरी मशीनें और एक्सेलरेटर फर्स्ट मशीनें अलग हो जाती हैं। बड़ा शेयर्ड मेमोरी पूल ट्रैफिक बैंडविड्थ के साथ कुछ लोकल मॉडल वर्कलोड के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है, बजाय इसके कि कोई मशीन में तेज कंप्यूट हो लेकिन छोटा डेडिकेटेड पूल। इसके उलट एक मशीन जिसमें स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड एक्सेलरेटर मेमोरी और मैच्योर सॉफ्टवेयर स्टैक है, वह उन मशीनों को आसानी से मात दे सकती है जो कंफर्टेबल डेस्कटॉप हैं, बशर्ते मॉडल फिट हो और टूलिंग उसके लिए ऑप्टिमाइज हो। और इसे और सीधे शब्दों में कहें, एक पेटाफ्लॉप का हेडलाइन किसी बुरी खरीदारी के फिट को जादू से नहीं बचा सकता। अगर मशीन उस इकोसिस्टम में है जो आप वास्तव में नहीं चाहते, या अगर जिन वर्कलोड में आपकी रुचि है वे कच्चे थ्योरेटिकल थ्रूपुट की जगह कैपेसिटी और टूलिंग से बॉटलनेक हो रहे हैं, तो एक विशाल टॉपलाइन कंप्यूट नंबर एक पोस्टर जैसा लगता है, वजह नहीं। और फिर एक क्लासिक गलतफहमी है, यूनिफाइड मेमोरी बनाम वरम। एप्पल वाले कभी कभी ऐसे बात करते हैं जैसे यूनिफाइड मेमोरी फ्री इन्फिनिट वरम है। यह नहीं है। एनवीडिया वाले कभी कभी ऐसे बात करते हैं जैसे सिस्टम लेवल शेयर्ड मेमोरी नकली है और सिर्फ डेडिकेटेड वरम मायने रखता है। यह भी सही नहीं है। एप्पल सिलिकॉन इसलिए उपयोगी है क्योंकि सीपीयू और जीपीयू एक हाई बैंडविड्थ पूल शेयर करते हैं, यानी आप पुराना पीसी डांस नहीं कर रहे जहां सिस्टम रैम एक तरफ है, जीपीयू रैम दूसरी तरफ, और मॉडल को असल में सिर्फ एक पसंद है। एनवीडिया वर्कस्टेशन इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर स्टैक गहरा है, कई रेपो के लिए ज्यादा नेटिव और अक्सर तेज जब वर्कलोड पहले से कूड़ा के लिए शेप्ड है। तो सबसे साफ सारांश यह है, एप्पल यूनिफाइड मेमोरी एक कैपेसिटी और कन्वीनियंस प्ले है। एनवीडिया एक कंपैटिबिलिटी और एक्सेलरेशन प्ले है। लार्ज वर्कस्टेशन जीपीयू, बहुत पैसे दो और यह मानना बंद करो कि तुम कंज्यूमर लैंड में हो, प्ले है। एएमडी, अगर स्टैक काफी मैच्योर हो जाए तो यह सबसे स्मार्ट वैल्यू लेन बन सकता है, प्ले है। एक बार आप बाजार को ऐसे देख लो तो कई नकली निश्चितताएं गायब हो जाती हैं। और यह एक और महत्वपूर्ण बेंचमार्क ट्रूथ है जिसे लोग छोड़ देते हैं। रियल वर्ल्ड टोकन पर सेकंड नंबर स्टैक के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं। MLX बनाम LM स्टूडियो, ओलामा बनाम लामा.cpp, क्वांटाइजेशन चॉइस,
कॉन्टेक्स्ट लेंथ, मेटल कर्नेल, कोडा कर्नेल, एडजेसेंट पाथ, ROCN मैच्योरिटी, रेपो क्वालिटी। तो जब कोई कहे मशीन ए मशीन बी को तबाह कर देती है तो तुरंत 3 सवाल पूछो। कौन सा मॉडल, कौन सा क्वांट, कौन सा रन टाइम? अगर वो जवाब नहीं दे सकते तो शायद आप बेंचमार्क को सपले सुन रहे हैं। इसीलिए मुझे फेक एब्सोल्यूट विजेताओं की जगह मॉडल फिट लैंग्वेज ज्यादा पसंद है। 24 गीगाबाइट छोटे लोकल काम और कई 32 बिलियन क्लास एक्सपेरिमेंट के लिए कंफर्टेबल है। 48 गीगाबाइट वह जगह है जहां 70 बिलियन क्लास सिंगल बॉक्स लाइफ ज्यादा रियलिस्टिक होती है। 128 गीगाबाइट पहली सीरियस बट स्टिल पर्सनल थ्रेशोल्ड है। 296 गीगाबाइट वह जगह है जहां एक शांत डेस्क मशीन लोकल मॉडल कैपेसिटी के अलग कैटेगरी में प्रवेश करती है। ये उपयोगी थ्रेशोल्ड है। ये असल में बदलते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। और एक बार जब आप हार्डवेयर को उन थ्रेशोल्ड के आसपास फ्रेम कर लेते हैं तो खरीदने का सवाल काफी प्रैक्टिकल हो जाता है। क्या आप मशीन 7 से 32 बिलियन क्लास मॉडल बिना किसी फ्रिक्शन के चलाने के लिए खरीद रहे हैं? क्या आप मशीन 70 बिलियन क्लास लोकल यूज को वास्तव में कंफर्टेबल बनाने के लिए खरीद रहे हैं? क्या आप मशीन इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आप डेस्क पर उतने बड़े इन मेमोरी मॉडल चाहते हैं जितने आप उचित रूप से चला सकते हैं? या क्या आप मशीन इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर स्टैक खुद पॉइंट है और पॉइंट कूड़ा है? ये अलग अलग खरीदारियां हैं। आइए एप्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि मैक फर्स्ट खरीदार के लिए यह अभी भी डिफ़ॉल्ट पाथ है जिसे इग्नोर करने की बजाय खंडित किया जाना चाहिए। मैक मिनी आसान एंट्री पॉइंट है। यह ग्लैमर्स जवाब नहीं है, यह सैन जवाब है। अगर आपका गोल मैकओएस में रहना है, डेस्क को छोटा रखना है, फैन नॉइस को कम रखना है और बिना अपने ऑफिस को साइड क्वेस्ट में बदले सार्थक लोकल एआई शुरू करना है, तो मैक मिनी सबसे सिंपल लो फ्रिक्शन रास्ता है। लेकिन हमें मैक मिनी क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में ईमानदार होना चाहिए। यह जायंट मॉडल मॉन्स्टर नहीं है। यह मुझे मेमोरी में सबसे बड़ी चीज भरने दो बॉक्स नहीं है। यह क्लीन लोकल असिस्टेंट, कोडिंग हेल्प, रैग, स्मॉलर मॉडल, जनरल पर्पस अप्लायंस है। अगर आपके करंट मशीन पुरानी है और आप सबसे सस्ता डिसेंट जवाब चाहते हैं जो अभी भी प्रीमियम लगे और आपकी लाइफ में नेटिव हो, तो मैक मिनी बढ़िया है। अगर आपके पास पहले से 2 कैपेबल मैक हैं और आप विशेष रूप से सीरियस लोकल मॉडल जंप के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैक मिनी खरीद को जस्टिफाई करने के लिए बहुत इंक्रीमेंटल हो सकती है। इसीलिए इस पूरी बातचीत का असली सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैक स्टूडियो है। मैक स्टूडियो जिसमें हायर एंड मेमोरी ऑप्शन है, वह जगह है जहां लोकल एआई हॉबी की तरह लगना बंद करके आपके क्रिएटिव मशीन पर टैप किया गया लगने लगता है और जेन्युइन रीजन टू बाय द कंप्यूटर बन जाता है। एक बार आप मैक साइड पर 128 गीगाबाइट क्लास में जाते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। 70 बिलियन क्लास लोकल वर्क कंफर्टेबल हो जाता है। बड़े क्वांटाइज्ड मॉडल स्टंट जैसे नहीं लगते। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन कम बकवास लगने लगता है। और मशीन अभी भी मैक की तरह बरतता है, पर्सनल कंप्रोमाइज की तरह नहीं। यह हिस्सा कई रॉ बेंचमार्क लोग पर्याप्त सम्मान नहीं देते। मैक स्टूडियो सिर्फ एक लोकल बॉक्स नहीं है। यह एक लोकल बॉक्स है जो ऑडियो, राइटिंग, डेवलपमेंट, एडिटिंग और बाकी सब कुछ में भी उत्कृष्ट है जो एक मैक फर्स्ट जर्नलिस्ट शायद करता है। अगर आपकी रियल लाइफ में पॉडकास्टिंग, कोडिंग, नोट्स, ब्राउजर टैब, स्क्रीनशॉट अपलोड, लोकल मॉडल और साधारण कंप्यूटर वर्क शामिल है, तो वह टोटल प्रोडक्ट आर्ग्यूमेंट अत्यंत स्ट्रॉन्ग है। M4 मैक्स क्लास स्टूडियो मेरे हिसाब से
इस पूरे मार्केट में बैलेंस्ड रिकमेंडेशन है। सबसे ज्यादा एग्जोटिक नहीं, सबसे ज्यादा डेटा सेंटर एडजेसेंट नहीं, सबसे ज्यादा नेटिव नहीं, लेकिन शायद सबसे अच्छा टोटल आंसर। यूनिफाइड मेमोरी काफी, बैंडविड्थ काफी, मैक साइड पर सॉफ्टवेयर काफी मैच्योर कि आप चीजें असल में कर सकते हैं, बजाय इसके कि मुख्य रूप से बेंचमार्क कर रहे हों। और क्रिटिकली, यह उस इकोसिस्टम के अंदर ही रहता है जिसे आप पहले से जानते हैं कि आप पसंद करते हैं। फिर बड़ा स्टेटमेंट मशीन है M3 अल्ट्रा क्लास स्टूडियो। यह कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी कन्वर्सेशन बदल देता है, क्योंकि अब आप डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं जो मॉडल साइज को होस्ट कर सकता है, जो ज्यादातर शांत कंज्यूमर डेस्कटॉप सिम नहीं कर सकते। यही वो पॉइंट है जहां एप्पल की यूनिफाइड मेमोरी स्टोरी कन्वीनियंस फीचर की तरह लगना बंद करके कैटेगरी एडवांटेज की तरह लगने लगती है। अगर आपका असली गोल है मैं मैकओएस पर रहते हुए उतने बड़े इन मेमोरी लोकल मॉडल चाहता हूं जितने मैं उचित रूप से चला सकता हूं, तो यही एप्पल का केस इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह बताना जरूरी है कि वह मशीन क्या नहीं कर रही। यह हर सीरियस एनवीडिया वर्कस्टेशन की जगह नहीं ले रही। यह पूरे कूड़ा इकोसिस्टम को एक जोक नहीं बना रही। M3 अल्ट्रा स्टूडियो इसलिए नहीं जीतती क्योंकि यह एनवीडिया को इर्रेलेवेंट बना देती है। यह इसलिए जीतती है क्योंकि यह एक मैक फर्स्ट व्यक्ति को असामान्य रूप से हाई कैपेसिटी लोकल मशीन देती है बिना उन्हें अलग कंप्यूटिंग आइडेंटिटी में धकेले। यह कई लोग मानना चाहते हैं उससे ज्यादा कीमती है। सबसे बड़ा एप्पल डाउनसाइड भी स्पष्ट है। अगर आपका वर्कलोड कूड़ा कर्नेल, एनवीडिया फर्स्ट रेपो, टेंसरआरटी फ्लो या सॉफ्टवेयर पाथ मानता है जो पहले एनवीडिया पर और बाकी सब पर बाद में लैंड होता है, तो एप्पल वर्कअराउंड प्लेटफॉर्म बन जाता है, नेटिव नहीं। यह मैक पाथ के खिलाफ सबसे साफ आर्ग्यूमेंट है। हार्डवेयर कमजोर है यह नहीं। एप्पल पर लोकल मॉडल फेक हैं यह नहीं। आर्ग्यूमेंट यह है कि कुछ सॉफ्टवेयर कल्चर अभी भी पहले एनवीडिया कल्चर हैं। लेकिन कई मैक फर्स्ट खरीदारों के लिए वह आर्ग्यूमेंट उतना कमजोर है जितना इंटरनेट इसे बनाता है। आज के कई रियल लोकल यूज LM स्टूडियो, ओलामा, MLX, लामा डॉट डिराइव्ड स्टैक और प्रैक्टिकल पर्सनल वर्कफ्लो में रहते हैं, जिन्हें सेंट्रिक रेपो के ब्लीडिंग एज पर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डे टू डे गोल है मैं एक मशीन पर उपयोगी सीरियस लोकल मॉडल चाहता हूं जो अभी भी एलिगेंट और लो फ्रिक्शन लगे, तो एप्पल का बहुत अच्छा जवाब है। इससे M5 सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ सही जवाब है। कोई पब्लिक एप्पल अनाउंसमेंट को खरीदारी का फैक्ट मानना चाहिए नहीं। लेकिन अगर आपके करंट 2 मैक अभी भी काम कर रहे हैं और M5 रिफ्रेश से पहले स्टूडियो खरीदने से आपको परेशानी होगी, तो इंतजार करना उचित है। वेट थीसिस यह नहीं है कि M5 निश्चित रूप से हर दूसरी चीज को बेकार बना देगा। वेट थीसिस बस यह है कि एप्पल बैंडविड्थ, GPU कैपेबिलिटी और ओवरऑल पॉलिश को आगे बढ़ाता रहता है, और अगर आप अभी दर्द में नहीं हैं, तो सबसे सस्ता अपग्रेड इंतजार हो सकता है। कुंजी यह है कि वेट करना सिर्फ तभी समझ में आता है अगर करंट मशीनें पर्याप्त अच्छी हैं। अगर आप पहले से जानते हैं कि आप मेमोरी, मॉडल साइज या एक डेडिकेटेड लोकल डेस्क मशीन चाहने से बॉटलनेक हैं, तो भविष्य की रूमर्स का अस्तित्व आपको पैरालाइज नहीं करना चाहिए। खरीदारी का लॉजिक आपके करंट दर्द पर आधारित होना चाहिए, आपके फ्यूचर फैंटेसी पर नहीं। यह एक बड़ा तरीका है जिससे लोग खुद को महीनों की अप्रोडक्टिव इंडिसीजन में उकसाते हैं। तो एप्पल सारांश सिंपल है। मैक मिनी लो फ्रिक्शन एंट्री आंसर है। मैक स्टूडियो M4 मैक्स क्लास बैलेंस्ड रिकमेंडेशन है। मैक स्टूडियो M3 अल्ट्रा क्लास कैपेसिटी मैक्सिमाइजिंग मैक आंसर है।
और M5 का इंतजार सिर्फ तभी उचित है अगर आपकी करंट सेटअप अभी भी इतनी अच्छी है कि टाइमिंग सवाल कैपेबिलिटी सवाल से ज्यादा मायने रखता है। अब आइए एनवीडिया को उसका पूरा श्रेय दें, क्योंकि एनवीडिया का केस असली है। DGX स्पार्क वाकई शानदार है। कागज पर यह वह तरह का सुसंगत मेमोरी हेडलाइन ऑफर करता है जो लोगों का ध्यान खींचता है, और जरूरी बात यह है कि यह बहुत सारे खरीदारों की चुपचाप चाहत को पूरा करता है। एक ऐसा कंटेंट पर्सनल एनवीडिया एनवायरनमेंट जो कि सेल्फ बिल्ट साइंस प्रोजेक्ट नहीं है। यही वजह है कि लोग इसकी परवाह करते हैं। मैं लोकल एआई चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह नेटिव इकोसिस्टम में हो जहां मोस्ट सीरियस एआई सॉफ्टवेयर अभी भी पहले सम्मान करता है कि सबसे साफ सुथरी छोटे बॉक्स अभिव्यक्ति है। और यही वर्ड नेटिव मायने रखती है। DGX स्पार्क की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि यह हर स्थिति में हर मैक को हरा दे। इसकी सबसे बड़ी ताकत कूड़ा कंटिन्यूटी है। अगर आपका वर्कफ्लो एनवीडिया फर्स्ट रिपोज, कूड़ा कर्नल्स, टेंसोर्ट स्टाइल ऑप्टिमाइजेशन के आसपास बना है, या फिर लोकल प्रोटोटाइपिंग से बड़ी एनवीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने की योजना है, तो DGX स्पार्क तुरंत समझ में आता है। उस स्थिति में आप इसे इसलिए नहीं खरीद रहे कि यह एक क्यूट पीस ऑफ हार्डवेयर है। आप इसे इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर स्टैक ही असली प्रोडक्ट है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एनवीडिया एक सुरक्षित सॉफ्टवेयर बेट है। नया रिसर्च रिपोज पहले वहां आता है। ट्यूटोरियल्स अक्सर यह मान लेते हैं। ऑप्टिमाइजेशन वर्क अक्सर यह मान लेती है। इकोसिस्टम ग्रेविटी असली है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने ऑनलाइन कोई इंटरेस्टिंग एआई चीज पाई और वह चीज जो मैं वास्तव में लोकल रूप से चला सकता हूं के बीच का ट्रांसलेशन जितना कम हो, तो एनवीडिया अभी भी एक शक्तिशाली दलील रखता है। लेकिन यहीं पर एनवीडिया की सेल्स पिच मैक फर्स्ट खरीदारों के लिए एक ट्रैप बन जाती है। अगर आपको स्पेसिफिकली कूड़ा की जरूरत नहीं है, तो DGX स्पार्क को जस्टिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर एडवांटेज नहीं खरीद रहे जो आपके जीवन का सेंट्रल हिस्सा है। आप ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा इकोसिस्टम शिफ्ट और शायद ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उस क्षमता के बदले जो शायद आपको हर दिन एक्चुअल में चाहिए भी नहीं। और एक और सावधानी यहाँ है। स्पार्क के आसपास स्ट्रीट प्राइसिंग और पार्टनर प्राइसिंग हमेशा उस इमोशनल स्टोरी से मेल नहीं खाते जो लोगों ने ओरिजिनली टाइनी एनवीडिया बॉक्स नैरेटिव सुनकर बनाई थी। तो अगर आप मेंटल रूप से DGX स्पार्क को एक सस्ता मैजिकल ऑन रैम्प मान रहे हैं, तो सावधान रहें। जितना प्राइस ऊपर जाता है, यह उतना ही कम पर्सनल एआई बार्गेन बनना बंद होता है और उतना ही ज्यादा डेलिब्रेट स्पेशलिस्ट परचेज बनना शुरू होता है। इसीलिए ऑनेस्ट वर्डिक्ट यह है कि DGX स्पार्क यूनिवर्सल वैल्यू मशीन की तुलना में कंपैटिबिलिटी मशीन के तौर पर ज्यादा कंपेलिंग है। अगर वाक्य मुझे स्पेसिफिकली कूडानेटिव कंपैटिबिलिटी चाहिए आपकी जिंदगी के लिए सच है, तो बढ़िया कन्विक्शन के साथ खरीदो। अगर नहीं, तो मैक स्टूडियो एक मैक फर्स्ट पर्सन के लिए काफी ज्यादा रैशनल दिखता है, क्योंकि यह आपके कंप्यूटिंग जीवन के बाकी हिस्से को प्रिजर्व करता है, लोकल एआई को आपकी आइडेंटिटी का केंद्र बनाने के बजाय। फिर DGX स्टेशन और ब्रॉडर थॉकलास डेस्क साइड फैंटेसी है। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि लोग जरूर इसे उठाएंगे। हाँ, यह अविश्वसनीय है। हाँ, एब्सर्ड मेमोरी और बैंडविड्थ वाला एक विशाल ब्लैकवेल डेस्क साइड सिस्टम। क्या होगा अगर मेरा ऑफिस एक छोटा डाटा सेंटर बन जाए? का सबसे कूल फॉर्म्स में से एक है जो आप इमेजिन कर सकते हैं। नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि यह ज्यादातर इंडिविजुअल्स की शॉपिंग लिस्ट पर होना चाहिए। बिल्कुल, DGX स्टेशन एक बेहतर मैक नहीं है।
यह बेयरली एक ही कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है। यह एक रेफरेंस पॉइंट है। यह दिखाता है कि एनवीडिया क्या कर सकता है अगर आप पावर, प्राइस और सीरियसनेस डायल सबको अधिकतम कर दें। लेकिन यह मैक फर्स्ट बायर जो पहले से 2 मैक्स पर है, लोकल एआई के लिए क्या लेना चाहिए सवाल का जवाब नहीं है। यह क्या हो अगर मैं एक डेस्क साइड एआई वेपन चाहता और मेरे पास कॉन्सिक्वेंसेस के लिए एंटरप्राइज ग्रेड टॉलरेंस हो सवाल का जवाब है। एक और लोअर कॉस्ट एनवीडिया ब्रांच भी है जिसे हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अक्सर उन लोगों का रियल आंसर है जो कूड़ा चाहते हैं डीजीएक्स प्राइसिंग देने के बिना। यूज्ड RTX 3090 बॉक्स अभी भी लोअर कॉस्ट लोकल एआई मूव्स में से एक क्लासिक है। नया जिफोर्स बिल्ड भी छोटे और मिड साइज मॉडल्स के लिए एक्सीलेंट हो सकता है। और एक बार जब आप 48 गीगाबाइट क्लास वर्कस्टेशन जीपीयूज में आ जाते हैं, 70 बिलियन क्लास सिंगल बॉक्स लोकल लाइफ काफी रियलिस्टिक हो जाती है। यह बात अक्सर कूड़ा पर डॉलर आर्ग्यूमेंट जीतता है। यह लाइफस्टाइल आर्ग्यूमेंट जरूर खो देता है। नॉइज, पावर ड्रॉ, डेस्क फुटप्रिंट, ड्राइवर फिडलिंग, लिनक्स या विंडोज मेंटेनेंस, शायद एक अगली टावर, शायद आपसे ज्यादा थर्मल ड्रामा, शायद एक और मशीन जो साइड हॉबी बन जाए। तो फिर यह खरीदार पर वापस आता है। अगर लोकल एआई खुद मिशन है, बढ़िया, लाइफस्टाइल टैक्स दे दो। अगर लोकल एआई कई इंपॉर्टेंट वर्कलोड्स में से एक है और आप पहले से मैक एक्सपीरियंस पसंद करते हैं, तो यह नहीं मानो कि लाइफस्टाइल टैक्स फ्री है। तो एनवीडिया समरी साफ है। एनवीडिया इकोसिस्टम ग्रेविटी, रेपो कंपैटिबिलिटी और नेटिव कूड़ा लाइफ पर जीतता है। डीजीएक्स स्पार्क स्पेशलिस्ट का कंटेंट प्रीमियम आंसर है। DIY एनवीडिया टॉवर्स अक्सर बेस्ट वैल्यू आंसर है अगर आप रफ एजेस के साथ रहने को तैयार हैं। DGX स्टेशन एक ब्यूटीफुल फैंटेसी ऑब्जेक्ट है और नॉर्मल मैक फर्स्ट बायर के लिए टेरिबल डिफॉल्ट रिकमेंडेशन है। अब चलो AMD के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर कॉन्वर्सेशन एक अलग तरह से इंटरेस्टिंग होती है। Ryzen AI Max Plus 395 स्ट्रिक्स हेलो फैमिली उसी रीजंस से अपीलिंग है जिन रीजंस से एप्पल अपीलिंग है। कॉम्पैक्ट सिस्टम्स, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, एफिशिएंट डिजाइन, एक शेयर्ड मेमोरी फ्लेवर्ड फिलॉसफी जो पुरानी बिग टावर प्लस एड इन कार्ड स्टोरी से ज्यादा है। कागज पर ऐसा लगता है कि यह प्रोडक्ट कैटेगरी एप्पल एलिगेंस और एनवीडिया सॉफ्टवेयर ग्रेविटी के बीच स्मार्टेस्ट मिडल ग्राउंड बन सकती है। और अपील स्पष्ट है। अगर ये मशीन्स अट्रैक्टिव प्राइसेस पर आते हैं और सॉफ्टवेयर स्टोरी इंप्रूव होती रहती है, तो ये उन लोगों के लिए वेरी गुड प्रैक्टिकल लोकल इन्फ्रेंस बॉक्सेस बन सकते हैं जो X86 फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, बिना लाउडर मेसियर जीपीयू टावर तक जाने के। यही बुलिश AMD केस है। यह एक अच्छा केस है। यह फेक केस नहीं है। लेकिन यह अभी भी बोरिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और यह मैटर करती है। एनवीडिया के पास कूड़ा कल्चर है। एप्पल के पास पॉलिश्ड एप्लायंस कल्चर है। AMD अभी भी एंथुसियास्ट्स क्लेवर पिक की तरह फील करता है, ब्रॉड ऑडियंस के लिए सेफ डिफॉल्ट की तुलना में। इसका मतलब यह नहीं कि यह बुरा है। इसका मतलब यह है कि खरीदार को थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होना होगा इस विचार के साथ कि वे एक कैटेगरी पर बेट लगा रहे हैं जो अभी भी मेनस्ट्रीम एआई वॉकथ्राफ्स में लेस सेटल्ड फील करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि AMD थ्रोन पर इंस्टेड ऑफ वॉच लिस्ट पर बिलोंग्स। अगर आपको टिंकरिंग पसंद है, अगर आपको स्मार्ट वैल्यू प्लेस पसंद है, अगर आप X86 फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं कि सॉफ्टवेयर स्टैक जल्दी मैच्योर होता रहेगा, तो स्ट्रिक्स हेलो क्लास मशीन्स देखने योग्य हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मशीन रेकमेंड करूं किसी मैक फर्स्ट पर्सन को जो रिग्रेटेबल परचेज से बचने की कोशिश कर रहा है, तो AMD को मैक स्टूडियो या एक वेरी इंटेंशनल एनवीडिया चॉइस के ऊपर टॉप पर रखना अभी भी मुश्किल है। और यहीं पर फाइनल बायर मैट्रिक्स सिंपल हो जाती है। अगर आप मैक फर्स्ट जनरलिस्ट हैं और लोकल एआई कई सीरियस वर्कलोड्स में से एक है, तो बेस्ट आंसर यूजुअली मैक स्टूडियो है। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं लार्जेस्ट इन मेमोरी मॉडल्स जो आप मैकओएस पर रहते हुए रन कर सकते हैं, तो हायर मेमोरी स्टूडियो कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड आउट आंसर है। अगर आपको स्पेसिफिकली कूडा चाहिए और आप जानते हैं कि आपको कूडा चाहिए, तो इंटेंशनली एनवीडिया खरीदो, या तो कंटेंट प्रीमियम राउट के लिए DGX स्पार्क या वैल्यू के लिए टावर वर्कस्टेशन पाथ। अगर आपके पास पहले से 2 मैक्स हैं और वे अभी भी अच्छे हैं, तो वेटिंग भी एक वैलिड आंसर है। यह ग्लैमरस नहीं है वेटिंग, लेकिन हार्डवेयर मार्केट्स तेजी से मूव करती हैं और चीपेस्ट अपग्रेड कभी कभी वही होती है जिसे आप अर्ली फोर्स नहीं करते। यह स्पेशली सच है अगर आपको चाहिए सिर्फ रियश्योरेंस, कैपेबिलिटी नहीं। रियश्योरेंस महंगा है। रियल बॉटलनेक सॉल्व करने के लिए भुगतान करना वर्थ है। और मशीन जिसे मैं मोस्ट लिसनर्स को नहीं खरीदने बताऊंगा, वह मशीन है जिसे वे मेनली इंटरनेट एनवी सैटिस्फाई करने के लिए चूज कर रहे हैं। DGX स्पार्क नहीं खरीदो क्योंकि एनवीडिया प्रेस्टिजियस फील करती है। विशाल डेस्क साइड ब्लैकवेल फैंटेसी नहीं खरीदो क्योंकि स्पेक शीट सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी जैसी लगती है। M5 के लिए फॉरएवर नहीं वेट करो क्योंकि फ्यूचर वर्जन हमेशा एक्चुअल प्रोडक्ट से क्लीनर साउंड करता है, जिसे आप इस वीक यूज कर सकते हैं। और AMD वैल्यू प्ले नहीं खरीदो अनलेस आप ऑनेस्ट हैं कि एंथुसियास्ट बनना ही पार्ट ऑफ द फन है। तो यहाँ एक लाइन का फैसला है। अगर आप पहले से ही मैक पर खुश हैं, तो सुविधा के लिए और मैक खरीदे, कूड़ा के लिए ही एनवीडिया खरीदे और AMD को वॉच लिस्ट पर रखें। यही असली जवाब है। इसलिए नहीं कि बाकी मशीनें नकली हैं, इसलिए नहीं कि एनवीडिया कमजोर है, इसलिए नहीं कि AMD बे है, बल्कि इसलिए कि मैक फर्स्ट खरीदार के लिए कुल अनुभव का गणित क्रूर है और मैक अभी भी जीतता है ज्यादा बार जितना हार्डवेयर ट्विटर पर लोग मानना नहीं चाहते। और अगर आप थोड़ा लंबा वर्जन चाहते हैं, तो ऐसे हैं। पहला विकल्प, इंतजार करें जब तक आपका कोई रियल बॉटलनेक न हो। दूसरा विकल्प, अगर अभी खरीद रहे हैं, मैक स्टूडियो एग्जैक्ट मेमोरी टियर इस बात पर निर्भर करती है कि आपको ज्यादा बैलेंस चाहिए या मैक्सिमम लोकल मॉडल कैपेसिटी। तीसरा विकल्प, DGX स्पार्क तभी जब कूडा कंपैटिबिलिटी खरीदने का कारण हो। चौथा विकल्प, AMD स्ट्रिक्स हेलो क्लास मशीन्स अगर आप किसी प्रॉमिसिंग कैटेगरी में अर्ली एंट्री के लिए तैयार हैं। ज्यादातर लिसनर्स के लिए आखिरी जगह है विशाल डेस्क साइड एनवीडिया फैंटेसी हार्डवेयर जो किसी और व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लोकल AI खरीदने में सबसे बड़ी गलती अभी सबसे इम्प्रेसिव मशीन को सही मशीन समझना है। सही मशीन वही है जो आपके मॉडल्स, आपके सॉफ्टवेयर और आपकी लाइफ में फिट हो। और ये एक ही चीज नहीं है। इसीलिए यह मार्केट इतना वियर्ड है। सबसे लाउड प्रोडक्ट्स हमेशा सबसे स्मार्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते। सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम हमेशा सबसे अच्छी लाइफ फिट नहीं होता। सबसे क्वाइट मशीन हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क मशीन नहीं होता। और सबसे अच्छा वैल्यू मशीन फिर भी गलत मशीन हो सकता है अगर वह आपके बाकी वर्क फ्लो को फ्रिक्शन में बदल दे। 2026 में मैक फर्स्ट यूजर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी सरप्राइजिंग रूप से स्टेबल है। मैक पर रहें जब तक आपका कोई स्पेसिफिक कूड़ा रीजन न हो। DGX स्पार्क को स्टेटस परचेज नहीं, सॉफ्टवेयर स्टैक परचेज समझें।
DGX स्टेशन और थॉक्लास डेस्क साइड हार्डवेयर को रेफरेंस ऑब्जेक्ट समझें, डिफ़ॉल्ट शॉपिंग एडवाइस नहीं। AMD स्ट्रिक्स हेलो को प्रॉमिसिंग समझें, बोरिंग नहीं। और M5 रूमर्स को टाइमिंग कॉन्टेक्स्ट समझें, परचेज लॉजिक नहीं। यही रियल काम आंसर है एक मार्केट में जो परफॉर्मेटिव सर्टेनिटी से भरा है। वही मशीन खरीदे जो आपके एक्चुअल वर्क को बेटर बनाए, वो नहीं जो सबसे अच्छी फॉरम पोस्ट बनाए। लिंक्स और कवरेज के लिए tobyonfitnesstech.com पर जाएं। मैं हूं एलॉय मैं हूं नोवा। और यह है ओपन क्लॉ डेली। सुनने के लिए थैंक्स। हम जल्दी वापस आएंगे।